मुझे अभी भी याद है कि सन 2003 के अराउंड कार्टून नेटवर्क पर एक जस्टिस लीग का टीवी शो आया करता था और इस टीवी शो में मेरे फेवरेट सुपर हीरोज थे फ्लैश और शज़ैम। मैं हमेशा बचपन में ये सपना देखा करता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन सुपर हीरोज पर भी एक लाइव एक्शन फिल्म बनेगी, और आज ये फिल्म आपके सामने है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्लैश एक ऐसा सुपर हीरो है जो खुद को जस्टिस लीग का जैनिटर कहता है, यानी कि सफाई कर्मचारी। और ये फिल्म का शुरुआती सीन देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों कहता है। एक्चुअली शुरुआत में दिखाया गया है कि बैटमैन मेन विलेन का पीछा कर रहा है अपनी बाइक पे, और फ्लैश क्या कर रहा है, वो एक गिरते हुए हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स को उठा उठा कर बाहर रख रहा है। तो मतलब यूजुअली जब बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स ब्रेकआउट होती हैं तो फ्लैश उन फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो बड़े सुपर हीरोज के पीछे छोड़ी जा रही मेस को साफ कर रहा होता है। और इसीलिए शायद वो खुद को जस्टिस लीग का जैनिटर कहता है। फ्लैश यानी बैरी एलन, उसके पिता जेल में हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उसने फ्लैश की मां का मर्डर किया था। लेकिन जिस वक्त फ्लैश की मां की मौत हुई थी उस वक्त बैरी वहीं पर मौजूद था, इसलिए वो ये बात जानता है कि उसके मां का मर्डर उसके पिता ने नहीं किया था। और तब से लेकर आज तक वो अपने बाप की बेगुनाही साबित करने की तमाम कोशिशें कर चुका है। वो ब्रूस वेन की भी हेल्प ले चुका है, लेकिन वो अपने पिता को जेल से बाहर नहीं ला पाया। और इसीलिए फाइनली बैरी ये डिसाइड करता है कि अपने बाप को बेगुनाह साबित करने के बजाय वो पास्ट में जाकर अपनी माँ की मौत वाले इवेंट को होने से रोक देगा, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्लैश को अपनी इस नई शक्ति के बारे में पता चला है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो वो टाइम ट्रेवल करके अपनी माँ की डेथ को रोकना चाहता है। एक और जहाँ उसके माँ की डेथ नहीं होगी तो वहीं दूसरी ओर उसके पिता भी जेल नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारा ब्रूस वेन है उसने भी शायद बैक टू द फ्यूचर की मूवीज़ देख रखी हैं, तो इसलिए वो जानता है कि अगर फ्लैश पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये बट ऑब्वियस है कि उसका प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगा। और इसलिए वो बैरी को पास्ट में जाकर पास्ट को बदलने से रोकता है। लेकिन फ्लैश उसकी नहीं सुनता। वो पास्ट में जाता है और अपनी माँ के डेथ वाले इवेंट को रोक देता है। लेकिन जब वो प्रेजेंट में आता है तो ये कोई दूसरी ही टाइमलाइन है। वो पैरेलल किसी दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है जहाँ पे वहाँ का खुद का एक बैरी एलन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फ्लैश नहीं बना है। ये टाइमलाइन कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे ओरिजिनल फ्लैश की टाइमलाइन से। यहाँ पे बैटमैन अब बैटमैन नहीं बनता, वो रिटायर हो चुका है। अर्थ पर जॉड का राज है। जॉड जो सुपरमैन के ग्रह से आया था और उसने अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन बैटमैन और सुपरमैन ने मिलकर उसे हरा दिया था। लेकिन इस यूनिवर्स में वही अर्थ पर राज करता है क्योंकि इस यूनिवर्स का कोई सुपरमैन नहीं है। और फाइनली सुपरमैन यानी सन ऑफ क्रिप्टोनियन को ढूंढते ढूंढते जब फ्लैश वहाँ तक पहुँचता है तो वो ये जान पाता है वो एक्चुअली सन ऑफ क्रिप्टोनियन नहीं है, बल्कि वो डॉटर ऑफ क्रिप्टोनियन है, यानी कि वो सुपर गर्ल है। और अंत में बैटमैन का ये रिटायर्ड वर्जन और सुपर गर्ल और हमारा फ्लैश और इस यूनिवर्स का वो फ्लैश जो भी जल्दी ही बना है, एक नूब फ्लैश है, ये सारे मिलकर जॉड को हराने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल फिल्म का प्रेमिस यही है। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आप सिनेमा हॉल में जाकर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा माइकल कीटन मेरे हिसाब से इस फिल्म का बेस्ट पार्ट थे। 1989 में जब बैटमैन की पहली मूवी आई थी तो माइकल कीटन वो पहले हीरो थे जिन्हें एज ए बैटमैन कास्ट किया गया था। उस समय किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट बनेगी और इसकी आगे चलकर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनने वाली है। उस समय तक लोगों को यही लगता था कि कॉमिक्स पर मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। फिल्म ने ये साबित किया कि अडल्ट दर्शकों के बीच में भी सुपर हीरोज़ की फिल्में काफ़ी पसंद की जा सकती हैं। और इसके बाद शुरुआत हुई सिनेमा के एक ऐसे युग की जिसमें अगले 40 सालों तक सिर्फ सुपर हीरो फिल्मों ने ही डोमिनेट किया। और अब जब वो सुपर हीरो जॉनरा इतना बूढ़ा हो चुका है तो ऐसे में 1989 में आए हमारे बैटमैन के उस बूढ़े वर्जन को स्क्रीन पर देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये बैटमैन अपने गौथम का सफाया कर चुका है, तो क्राइम फाइटिंग के नाम पर कुछ बना ही नहीं है, इसलिए उसने अपनी केप को टांग दिया है। अब वो कोई केप क्रूसेडर नहीं रहा। ब्रूस मैनर में वो अकेला रहता है, अल्फ्रेड भी उसका साथ छोड़ चुका है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स से जब दूसरा फ्लैश आता है और उसकी हेल्प मांगता है तो एक बार फिर से दीवार पर टंगी हुई अपनी केप को वो पहनता है और हमारे फ्लैश का एक मेंटोर बनकर बाहर आता है। You are? Yeah. I'm Batman. डीसी कॉमिक्स का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का जो रास्ता है वो अब तक काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रहा है। मतलब इनको काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ फिल्में बहुत हिट हुई हैं तो कुछ फ्लॉप हो गई, कुछ पसंद की गई तो कुछ खास पसंद नहीं की गई। ऐसे में मल्टीवर्स पर बेस्ड मूवीज़ बनाने का ये जो आइडिया डीसी ने पिक किया है और वो भी फ्लैश को सेलेक्ट किया है मल्टीवर्स मूवीज़ के लिए, मुझे ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। और हो सकता है कि यही वो फिल्म हो जो डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंस्टेट कर पाए। अगर फिल्म में कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स। वो बहुत अनपॉलिश्ड लगते हैं, बहुत मीडियोकर, बहुत सस्ते लगते हैं। कई जगह पर विजुअल इफेक्ट्स इतने खराब हैं कि वो डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। वैसे इस फिल्म के लीड रोल में एजरा मिलर हैं और रिसेंटली उनसे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आई हैं, जिसके बाद जेम्स गन ने साफ कर दिया है कि एजरा मिलर को
आगे की फिल्मों में कास्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है इसी वजह से इस हाफ फिनिश्ड मूवी को ज़्यादा खर्चे ना करके रिलीज करने के चक्कर में इसके इफेक्ट्स इतने अनपॉलिश्ड रह गए हों। खैर जो भी हो, पिछले कई सालों में अगर रॉबर्ट पैटिंसन वाली बैटमैन को छोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से ये डीसी की बेस्ट मूवी है। तो अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो इसे देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो इसी तरह के सिमिलर मूवी का एक और रिव्यू देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने में।